औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को ख़त्म किया था। इंशाअल्लाह आज की इस लेक्चर में जो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है 5.3 से रिलेटेड जो टॉपिक है इनको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है तो ये पेज नंबर 93 पर ये टॉपिक्स मौजूद है और ये टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो चलो इसको समझते हैं। तो टॉपिक मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग ऑपरेशन ऑन सेट। सेट में जो बेसिक जो मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं जैसे कि यूनियन होता है या इंटरसेक्शन या कम्प्लीमेंट ऑफ सेट वगैरह, ये जो ऑपरेशंस है तो इस पर अब मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ है तो इसको समझते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। जिस तरह नंबर में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, तो इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स भी होती है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो दो किस्म की है। ठीक है, तो एक हमारे पास है कम्यूटेटिव, तो हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, कि यूनियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं सेट के लिए तो हमें दरअसल में दो सेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलो हम मानते हैं कि हमारे पास जो पहला सेट है वो सेट ए है और दूसरा क्या है, सेट बी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दरअसल में दो सेट्स की ज़रूरत है, तो हमने एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। तो इसका स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अगर हम ए और बी सेट का यूनियन लेते हैं तो ये हमेशा बराबर होता है। अगर इसकी जो पोजीशन है, इसका जो ऑर्डर है वो अगर हम चेंज करें, मतलब यहाँ पर ए पहले नंबर पर है और बी बाद में है, ठीक है, दूसरे नंबर पर, तो हम इसको फिर अगर इस तरह लिखें कि बी यूनियन ए, तो यहाँ पर ये दोनों के जवाब क्या आएगा, बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है तो इसमें हमेशा दो साइड होते हैं। एक को हम लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं, ये जो इक्वल की जो इस लेफ्ट साइड है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और इक्वल की जो राइट है इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, बीच में यहाँ पर इक्वल होता है, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर क्या होता है, वो बिल्कुल बराबर होता है। तो ये था हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। और फिर इसके साथ साथ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब भी यही है कि हमारे पास कोई दो सेट्स होंगे। ठीक है, चलो हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है ए और दूसरा सेट है बी। कोई भी सेट हो जिसका कोई भी नाम हो, ए बी हो, जो भी कोई नाम हो। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन के ए इंटरसेक्शन बी, कि अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो ये हमेशा बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। मतलब ये है अगर हम इन दोनों का ऑर्डर चेंज करते हैं, यहाँ पर ए पहले नंबर पर है और बी दूसरे नंबर पर, तो ये बराबर होता है। अगर हम बी को पहले नंबर पर लेते हैं और ए को बाद में, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट जो है वो होता है 1 2 3 है। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स है। इसके साथ हमारे पास जो बी सेट है फॉर एग्जांपल उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो अगर हम यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए ये सॉल्व करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी। तो इसको अब हम फाइंड करेंगे तो हम इक्वल लगाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, तो यहाँ पर पहले सेट क्या है ए, तो यहाँ पर हम पहले सेट लगाएंगे 1 2 3 जो कि ए के एलिमेंट है, यूनियन बी, बी सेट क्या है 2 3 4 5। ठीक है, तो अब हम इसका यूनियन लेंगे। तो
यूनियन में हम क्या करते हैं, ये सेट ए और सेट बी की जो एलिमेंट है इसको हम इकट्ठे लेते हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं ए और बी के। और इसमें हम ये भी करते हैं कि जो एलिमेंट्स दोनों में सेम है तो यूनियन में हम इसको एक बार लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास सेट में रिपीटिशन नहीं होता। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर है, पी है, तो हम 2 से 1 लेंगे, ठीक है। इस तरह नहीं करेंगे कि यहाँ से B2 लेंगे और यहाँ से B, क्योंकि फिर सेट में रिपीटिशन आ जाती है, ठीक है, जो कि सेट नहीं होगी। फिर 3 से हम एक एलिमेंट लेंगे 3, इस तरह 4 लेंगे और इस तरह 5। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम इसके साथ हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं तो RHS राइट हैंड साइड, तो वो है B यूनियन ए। तो अगर हम या पहले हमने ए सेट लिया था फिर बाद में बी, यहाँ पर अगर हम बी सेट पहले लेते हैं तो बी सेट में एलिमेंट्स कौन से है 2 3 4 5, तो यूनियन फिर लगाएंगे और फिर ए सेट क्या है 1 2 3, तो यहाँ हम लिखेंगे बी यूनियन ए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इन दोनों सेट का यूनियन लेंगे, मतलब इसकी जो एलिमेंट है वो इकट्ठे लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सेट में कोई ऑर्डर जो है वो ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर हम पहले 2 लिखते हैं 3 लिखते हैं 5 लिखते हैं या पहले 1 लिखते हैं तो सेट में कोई भी ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम जो है अगर इसको भी फिर भी एक ऑर्डर देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। चलो हम जो है स्मॉल एलिमेंट पहले लिखेंगे, तो इसमें दोनों में स्मॉल एलिमेंट कौन सा है 1 है, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 4 और 5। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो आंसर है वो क्या आएगी, आई है, वो इक्वल आएगी, आई है। तो ये हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसके साथ साथ हम इसके लिए भी ये सॉल्व कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है इससे हम कॉमन एलिमेंट लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 2 3, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी हमारा आंसर 2 3 आएगा और इसके साथ जो राइट हैंड साइड है इसका आंसर भी क्या आएगा 2 और 3 आएगा, ठीक है। तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। फिर इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास जो है वो दो प्रॉपर्टीज़ है, एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। और इसके साथ जो है दूसरा जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो यूनियन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और इंटरसेक्शन के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेट्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, तो जिस तरह हमने पढ़ा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें जो है 2 सेट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ पर हमें 3 सेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो चलो हम लेते हैं कि ए बी और सी जो है ये हमारे पास कोई 3 सेट्स हैं। तो जब हम इसके बारे में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन के बारे में बात करते हैं तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लिखेंगे। तो यूनियन के लिए हम किस तरह लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे। राइट साइड पर भी हम इस तरह जिस तरह हमने लिखा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो राइट साइड पर भी हम इस तरह लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब ये जो जिस तरह हमने लेफ्ट साइड लिखा इस तरह हम राइट साइड लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम फिर क्या लगाते हैं, ये हमारे पास जो है 3 सेट्स है, तो यहाँ पर फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं ए और बी को ब्रैकेट लगा लेता हूँ। तो इस ब्रैकेट का एक मतलब है, अब ये लोगों को समझाता हूँ। और यहाँ पर हमने ए और बी को ब्रैकेट लगाया, तो इसकी जो राइट साइड है तो यहाँ पर फिर हम ए और बी को नहीं लगाएंगे, लेकिन हम क्या लगाएंगे बी और सी को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ए और बी का यूनियन लेंगे, फिर इसके बाद जो है इसके सी के साथ यूनियन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में पहले क्या करेंगे कि हम ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करेंगे,
पहले इसको ब्रैकेट लगाए। ब्रैकेट का मतलब ये कि पहले ये जो ब्रैकेट में जो भी है तो इसका जो प्रोसेस है ये सबसे पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ए और बी का यूनियन लेंगे, फिर बाद में सी का यूनियन लेंगे, ठीक है, इसके साथ। और जब हम राइट साइड फाइंड आउट करते हैं तो राइट साइड में हम पहले क्या करते हैं, बी और सी को, यहाँ पर ब्रैकेट है तो हम पहले बी और सी को का यूनियन लेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद जो है ए के साथ यूनियन लेंगे। लेकिन फिर भी इन दोनों का आंसर क्या आएगा, फिर भी यहाँ पर इनका आंसर जो है वो भी सेम आएगा। मतलब ये इसमें ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर हम ए और बी का पहले यूनियन लेते हैं और यहाँ पर हम बी और सी का बाद में, यहाँ पर सी का यूनियन लेते हैं और यहाँ पर बाद में हम ए का यूनियन लेते हैं इसके साथ। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसके साथ जो है फिर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो वही सेम प्रोसेस है कि हम कोई 3 सेट्स लेंगे, ए बी और सी हमारे पास 3 सेट्स है। तो इंटरसेक्शन के लिए भी है हमारे पास इस तरह है कि हम लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल लगाएंगे, फिर इस तरह लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर हम 2 सेट्स को जो है वो ब्रैकेट लगाएंगे। ये हम ए और बी को बी लगा सकते हैं यहाँ पर, या हम बी और सी को बी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हम ए और बी को ब्रैकेट लगाते हैं। तो राइट साइड पर हम फिर क्या करेंगे, ए और बी को ब्रैकेट नहीं लगाएंगे बल्कि बी और सी को हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन हम पहले क्या करेंगे, ए और बी का जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और फिर इसका जो आंसर आएगा तो फिर इसके साथ जो बाद में जो है हम सी का इंटरसेक्शन लेंगे। फिर अगर हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं तो राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में इसकी जो है ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसका आंसर फिर भी क्या आएगा, ये सेम आएगा, ठीक है। तो ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और ये था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है इंशाल्लाह इसको हम जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3 इंशाल्लाह इसमें हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो 2 टाइप्स की है, ठीक है। एक है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो जिस तरह अभी हमने पढ़ा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास जो है वो 3 सेट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है हमें कितनी सेट्स चाहिए, यहाँ पर भी हमें 3 सेट चाहिए, ठीक है। एसोसिएटिव में भी 3 सेट्स की ज़रूरत है और यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन एसोसिएटिव में क्या था कि वहाँ पर या सिर्फ तो यूनियन की बात हो रही थी या सिर्फ इंटरसेक्शन की। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो है यूनियन और इंटरसेक्शन जो है एक प्रॉपर्टी में दोनों आते हैं, ठीक है। यूनियन भी आता है और इंटरसेक्शन भी। तो यहाँ पर जो पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, यहाँ पर देखिए ओवर से पहले यहाँ आया है यूनियन और ओवर के बाद आया है इंटरसेक्शन। तो ये जगह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से हम इसका लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो पहले सेट है हमारे पास ए, तो हम इसको लिखेंगे ए, फिर या यूनियन है तो या हम यूनियन लगाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। फिर हम लगाएंगे बी सेट लगाएंगे और यहाँ पर इसके बाद क्या है, ओवर के बाद इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन और ये जो तीसरा सेट है वही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमने क्या लगाया, पहले ए सेट लगाया, फिर यूनियन हमने लिखा, फिर यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगाया, फिर हमने लिखा बी सेट और इंटरसेक्शन फिर लिखा इंटरसेक्शन और इसके बाद लिया सी सेट, ठीक है। तो ये इसका है लेफ्ट हैंड साइड, तो या हम फिर इक्वल लगाएंगे। अब इसका हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड हम किस तरह लिखेंगे वही आपने यहाँ से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे पास है ए, फिर क्या है यूनियन लगाएंगे। अब ए यूनियन फिर ये बी लगाएंगे, ठीक है। हमने क्या लगाया राइट हैंड साइड में, ए यूनियन बी, इसको ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी हमने लगाया, फिर यहाँ पर क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट करेंगे,
यहाँ पर हमने ए यूनियन बी लिखा है। अब यहाँ पर जो हमने इंटरसेक्शन लगाया है, ठीक है, और हमने ब्रैकेट किया, तो अब हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, ए यूनियन लिखेंगे, ए यूनियन, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे सी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लेफ्ट साइड में पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बाद हम यूनियन लेते हैं, इसके साथ ए के साथ यूनियन लेते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा। और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों को ब्रैकेट है, बाद में इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पर है, अगर राइट हैंड साइड में हम पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर ए और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर बाद में इसका यहाँ पर अगर हम ए और बी का यूनियन लेते हैं और ए और सी का यूनियन लेते हैं और बाद में इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा और इसका, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। फिर इसके साथ जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है, इसको हम इस तरह लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन लिखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम सेम वही प्रोसेस है कि हम तीन सेट लेंगे, ए और बी और सी है हमारे पास, कोई भी तीन सेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस तरह लिखेंगे अब, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए सेट, तो यहाँ पर जो है और से पहले इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, ए इंटरसेक्शन, फिर हम करेंगे ब्रैकेट, फिर लगाएंगे बी सेट, और यहाँ पर अब हम लगाएंगे यूनियन, और फिर कौन सा सेट लगाएंगे, सी। तो ये इसका बन गया लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम इसका अब राइट हैंड साइड लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड से, तो हम लगाएंगे ए, फिर लगाएंगे इंटरसेक्शन, यहाँ पर हमने लगाया था ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए इंटरसेक्शन, फिर लगाएंगे बी, तो इसको हम ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। फिर ये क्या है ब्रैकेट के अंदर यूनियन, तो यहाँ हम इसके दरमियान यूनियन लगाएंगे, ठीक है, और फिर ब्रैकेट करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे ए इंटरसेक्शन, अब बी सीट नहीं लिखेंगे, लेकिन कौन सा सीट लिखेंगे, सी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले या लेफ्ट हैंड साइड पर हम बी और सी का यूनियन लेते हैं और बाद में इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं ए के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा तो वो बराबर होगा किसका, अगर यहाँ पर राइट हैंड साइड में हम ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको पहले ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में इन दोनों का यूनियन लेंगे, तो इसका और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो ये हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। तो इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है इस इंशाल्लाह वो हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। तो डिमॉर्गन लॉ को समझते हैं, डिमॉर्गन लॉ का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो डिमॉर्गन लॉ में हमें जो है एक सेट की ज़रूरत होती है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के बारे में आप लोगों को पता होगा कि यूनिवर्सल सेट जो है वो डिनोट होता है कैपिटल यू से, ठीक है। कैपिटल यू जो है ये यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट होता है, और यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट होता है तो ये क्या है, ये हमारे पास इट इज़ अ सेट which contains the elements of all given sets। मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी गिवन सेट्स हैं, एक सेट है हमारे पास, दो सेट है, जितने भी गिवन सेट है, तो इसके लिए जो हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास एक सेट है, ठीक है। तो इस में क्या होता है, यूनिवर्सल में जो हमारे पास जो गिवन सेट्स होते हैं, तो इसके तमाम एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं। तो मतलब ये है, अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास चलो दो सेट्स है, एक है ए सेट, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा सेट है, फॉर एग्जांपल हम दो सेट लेते हैं, हमारे पास एलिमेंट है 3 4 5। तो यहाँ पर ये हमारे पास दो सेट हैं, तो अगर हम इसके लिए यूनिवर्सल सेट लेना चाहते हैं तो हम यूनिवर्सल सेट किस तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यू से डिनोट करेंगे यूनिवर्सल सेट को। तो ये यूनिवर्सल सेट जो होता है, तो ये क्या होता है,
ये एक ऐसा सेट होता है कि इसके तमाम एलिमेंट्स और इसके तमाम एलिमेंट जो है उस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं, और इसमें जो है एलिमेंट्स अक्सर ज़्यादा बी आते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं और इससे ज़्यादा बी आती है। तो अगर हम यहाँ पर लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर हमने कितने एलिमेंट्स लगाए, 6 एलिमेंट्स लगाए, या हम 7 एलिमेंट लगाते हैं, 8 एलिमेंट। लेकिन इसमें ये कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए कि ये जो ए सेट है तो इसके तमाम एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। इसके साथ साथ जो बी सेट है तो इसके एलिमेंट बी क्या यहाँ पर मौजूद होने चाहिए। तो यहाँ पर है 1 2 3, तो यहाँ पर मौजूद है 1 2 3, फिर इसके बाद है 3 4 5, तो यहाँ पर 3 4 5 ये इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो ए सेट होता है ये सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। इसके साथ जो बी सेट होगा वो भी सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अगर जितने भी सेट्स है तो उस तमाम के तमाम सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। तो डिमॉर्गन लॉ में हमें ज़रूरत पड़ती है यूनिवर्सल सेट की। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें ज़रूरत आती है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट की भी। ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब है, यूनिवर्सल सेट, फिर इसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है फॉर एग्जांपल ए, यहाँ पर हम लेते हैं चलो कि से हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है ए सेट। तो हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट को किस तरह डिनोट करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट इज डिनोटेड एज, तो हम लिखेंगे ए सेट और इसके ऊपर हम लगाएंगे एक डैश लगाएंगे, तो इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए और इसके ऊपर हम स्मॉल सी लगाते हैं। तो ये हमारे पास है ए कंप्लीमेंट या ए कंप्लीमेंट, तो ये इसका नोटेशन है। ठीक है, कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट किस तरह डिनोट होते हैं। तो ये हमारे पास है ए कंप्लीमेंट। तो अगर हम किसी सेट का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कंप्लीमेंट में हमारे पास जो ज़रूरत होती है एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ये हमारे पास परस्पर यूनिवर्सल सेट है, और इसके साथ हम एक सेट लेते हैं ए, तो इसमें हम एलिमेंट्स लगाते हैं 2 3, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है और ये इसके साथ ए सेट है। तो ए सेट के जो एलिमेंट है वो यहाँ पर मौजूद है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो अगर हम ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जिस भी सेट का हम कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा कि यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर हम एक सिंबल लगाते हैं माइनस की तरह, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल डिफरेंस। ए कंप्लीमेंट बराबर होता है हमेशा यूनिवर्सल डिफरेंस और वही सेट जिसका हम जो है हमें गिवन है। ठीक है, अगर हमारे पास बी सेट गिवन है तो अगर हम बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल डिफरेंस बी। ठीक है, अगर सी कंप्लीमेंट तो हम लगाएंगे यूनिवर्सल डिफरेंस सी, अगर डी कंप्लीमेंट तो यूनिवर्सल डिफरेंस डी। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। अब डिफरेंस का मतलब क्या है, ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा, हम यूनिवर्सल सेट लगाएंगे तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, फिर हम लगाएंगे डिफरेंस, ये सिंबल लगाएंगे, फिर ए सेट 2 3। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा, तो यहाँ पर जो कंप्लीमेंट होता है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से, ये हमारे पास पहला जो सेट है ये यूनिवर्सल है, तो इसके एलिमेंट्स और यहाँ पर जो ए के एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट जो है यहाँ पर यूनिवर्सल से हमें ये एलिमेंट निकालने होंगे। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सल से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है 1, तो हम 1 जो है वही नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 मौजूद नहीं है। हम यूनिवर्सल से कौन से एलिमेंट्स निकालेंगे, 2 और 3 यूनिवर्सल से निकालेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। तो इससे हम 2 और 3 निकालते हैं तो हमारे पास फिर क्या बचता है 1। ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यह हम क्या निकालेंगे, 2 इससे निकालेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल से 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम 3 जो है यहाँ पर 3 है तो ये 3 हम इससे निकालेंगे। ठीक है, हम 4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर 4 नहीं है तो इससे हम 4 लिखेंगे और इससे हम 5। जब हम कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस, तो डिफरेंस से जो हमारा आंसर आता है वो हम पहले सेट से लेते हैं। ठीक है, पहले सेट से वही एलिमेंट हम लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं होते। मतलब अगर हम यहाँ से 1 लेते तो हम 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे, 2 यहाँ पर मौजूद है, 3 नहीं लिखेंगे, 3 यहाँ पर मौजूद है, 4 लिखेंगे
क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं है, 5 बी लिखेंगे, 5 यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, फिर अब हम आते हैं डिमॉर्गन लॉ की तरफ कि डिमॉर्गन लॉ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिमॉर्गन लॉ जो है इसके दरअसल में 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसकी 2 स्टेटमेंट है। तो डिमॉर्गन लॉ का स्टेटमेंट है, इसमें डिमॉर्गन लॉ में हमें क्या किसकी ज़रूरत आती है, यूनिवर्सल सेट की और इसके साथ कंप्लीमेंट की। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है 2 सेट्स है और इसके साथ एक यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और इसके बाद पास जो है 2 सेट है ए और बी, तो डिमॉर्गन लॉ का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि ए यूनियन बी, कि अगर हम परस करें ए और बी का यूनियन लेते हैं और इसका हम होल कंप्लीमेंट लेंगे, मतलब पहले हम यूनियन लेंगे फिर बाद में इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा तो ये हमेशा बराबर होता है। अगर हम इस कंप्लीमेंट को या से अलग लिखेंगे, ए के लिए अलग लिखेंगे ए कंप्लीमेंट और बी के लिए अलग लिखेंगे बी कंप्लीमेंट, तो यूनियन हम फिर नहीं लगाएंगे, फिर हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। क्योंकि डिमॉर्गन लॉ का जो स्टेटमेंट है कि अगर हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट लेते हैं तो ये हमेशा बराबर होता है ए कंप्लीमेंट, यूनियन की जगह हम लगाएंगे इंटरसेक्शन और फिर हम क्या लगाएंगे, बी कंप्लीमेंट। तो ये हमारा है फर्स्ट पार्ट डिमॉर्गन लॉ का। फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो इस तरह है कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट में पहले ए यूनियन बी लिखा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम यूनियन की जगह लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, मतलब ये है अगर हम ए और बी सेट का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं फिर इसका हम बाद में कंप्लीमेंट, तो ये बराबर हो जाएगा कि इस कंप्लीमेंट को हम ए के लिए अलग लिखेंगे ए कंप्लीमेंट, अब इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे, फिर हम जो दूसरा सेट है वही लगाएंगे और इसके ऊपर हम कंप्लीमेंट लगाएंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए, ये डिमॉर्गन लॉ के लिए स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5.3 में वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थे आज हमारे टॉपिक्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।